लोग बात करते हैं एज अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, मीन्स कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, बैंकों का भी बैंक है। मतलब जो भी अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को नीड होती है फाइनेंस से रिलेटेड, कोई और चीज़ों से भी रिलेटेड, तो वो सारी कमर्शियल बैंक किससे डील करते हैं, वो किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, सो एज अ बैंकर्स बैंक एंड एज अ सुपरवाइज़र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है एज अ बैंकर्स बैंक, कि वो बैंकर्स का बैंक कैसे है। सो इट परफॉर्म दी फॉलोइंग, ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व का मतलब होता है, कस्टोडियन मीन्स एज अ गार्डियन, जिसको हम लोग बोलते हैं एज अ प्रोटेक्टर। मतलब जो भी कैश रिजर्व है उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो कस्टोडियन ऑफ द, ठीक है, सो गार्जियन ऑफ द कैश रिजर्व का मतलब हो गया कि इट होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ बैंक। ये क्या करता है, जो भी सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक का कुछ रिजर्व अपने पास रखता है, बिकॉज कमर्शियल बैंक आर सपोज टू डिपॉजिट CRR विद द सेंट्रल बैंक। बिकॉज कमर्शियल बैंक से ये सपोज किया जाता है कि वो अपने मनी को, अपने रिजर्व को सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रख सके इन द फॉर्म ऑफ CRR। CRR क्या होता है, अभी हम लोग सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। CRR का फुल फॉर्म होता है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सो इट होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। कैश रिजर्व बैंक का रखता है, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू डिपॉजिट CRR। कमर्शियल बैंक क्या है, सपोज ये किया जाता है कि वो अपने मनी को, कमर्शियल बैंक अपने मनी को एज अ डिपॉजिट CRR के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। क्योंकि हर एक बैंक के लिए क्या है, हर एक कमर्शियल बैंक के लिए इट इज़ मैंडेटरी टू डू इट। उनके लिए एकदम मैंडेटरी है कि कुछ उनको अपना मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कमर्शियल बैंक इसको डिनाई कर सकता है कि नहीं वो नहीं रखेगा। इट इज़ कंपल्सरी, लीगली कंपल्सरी। ठीक है, इसको कंपल्सरी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए, क्लियरिंग हाउस फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं। दैट इज़ टू बैंक्स आर देयर, दो बैंक है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज़ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, हर एक जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनका अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है। जैसे हम लोग जनरल पब्लिक, उनका अकाउंट कमर्शियल बैंक के पास होता है, सेम वैसे ही जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका अकाउंट किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, PNB से पैसा लिया है। ठीक है, मनी को बोरो किया है, बिकॉज उसको नीड थी तो पैसा ले लिया। बट अब PNB को उस फंड की ज़रूरत है। अब इस केस में जो भी PNB गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो बोलता है कि मेरे को फ़ंड की ज़रूरत है, बट यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कह दे रहा है, नहीं वो पैसा नहीं देगा क्योंकि अभी इसको पैसे की ज़रूरत है। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरवेन करता है। वो कहता है क्योंकि उसी के पास दोनों का अकाउंट है, अब तो उसको लगा कि अगर PNB को फंड की ज़रूरत है तो SBI के अकाउंट से मनी को विथड्रॉ करके किसको दे देगा, PNB बैंक को दे देगा, पंजाब नेशनल बैंक को दे देगा। तो इसमें क्या हुआ है, दो या टू और मोर देन टू जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके बीच में सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्लियरिंग हाउस का भी फंक्शन करता है, क्लियर करता है चीज़ों को। अगर मनी से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड उनके बीच में सही नहीं चल रहा है तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरवेन करेगा और सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। ठीक है, सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन इट प्रोवाइड दी सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग एंड रेमिटेंसेस फैसिलिटीज़। ठीक है, अब इसमें ये क्या करता है, सेंट्रलाइज पूरी क्लियर करता है और क्या करता है, इसमें सारे जो भी पेमेंट हैं बैंक के बीच में पेमेंट करता है। मतलब सम ऑफ मनी सेंट, उनके बैंक के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं और वो फंड क्या है, क्लियर नहीं हुए हैं, इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सम ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी सेंट टू दी
दैट अकाउंट इन विच द फंड इज नीडेड, ठीक है। तो वही इसका मेन फंक्शन हो गया, प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग एंड रेमिटेंसेस फैसिलिटीज। द सेंट्रल बैंक होल्ड एक्सेस रिजर्व ऑफ बैंक्स, द सेंट्रल बैंक क्या करता है, द सेंट्रल बैंक होल्ड एक्सेस रिजर्व ऑफ बैंक। सेंट्रल बैंक उस केस में क्या करता है, एक्सेस रिजर्व जो है बैंक का, टू मीट एनी क्लियरिंग ड्रेन्स ड्यू टू सेटलमेंट विद द अदर बैंक। सेंट्रल बैंक एक्सेस रिजर्व हर एक बैंक का रखा रहता है। देखा आपने, वही जो बोला था कि एक्सेस रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। तो अब फंड क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट रखा रहता है, क्लियरिंग ड्रेन्स ड्यू टू सेटलमेंट विद द अदर बैंक, कि अदर बैंक के साथ कोई भी सेटलमेंट करना है उस केस में वो क्या करता है, एक प्रॉपर फंक्शन प्ले करता है। कौन, सेंट्रल बैंक। कि किसी, देखिए एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा रिजर्व, हर एक कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपना एक्स्ट्रा रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखता है। अगर किसी दो कमर्शियल बैंक के बीच में कोई भी फंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जाती है, उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस एक्सेस रिजर्व को उसके जिसको नीड है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। सो द क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट अदर आर कन्वीनियंटली सेटल्ड बाय द सिंपल ट्रांसफ़र, ठीक है। एक बैंक क्लेम कर रहा है दूसरे को कि इसने फंड नहीं दिया, तो उस केस में क्या है कि सिंपल प्रोसीजर, सिंपल ट्रांसफ़र के थ्रू सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, उन दोनों बैंक के बीच में क्लियरिंग सारा क्लियर कर देता है कि अगर वो फंड नहीं दे रहा है, ठीक है मेरे पास रखा हुआ है, ले लो ये फंड। तो ये क्या हो गया, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का भी रोल प्ले करता है। सिंपल ट्रांसफ़र फ्रॉम एंड टू देयर अकाउंट, मतलब उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देता है। फ्रॉम दीज कैश रिजर्व, फिर उससे क्या है, कैश रिजर्व क्लेम्स टू बैंक विद अदर थ्रू आरबीआई, ठीक है। वो किसके ट्रांजेक्शन में, किस फॉर्म में हो सकता है, वो डेबिट ट्रांजेक्शन्स में भी हो सकता है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट फंड को क्या करता है, एक्सेस रिजर्व को सेंट्रल बैंक क्या है, कोई भी बैंक क्लेम करता है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब जो देता है, लेंडर। लास्ट रिजॉर्ट मतलब जहाँ पे हम लोग रुकने जाते हैं, रिजॉर्ट बोलते हैं ना, मतलब एक लास्ट, एक कहीं कुछ नहीं होता है तब जो देने वाला कौन है, वो है सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, उसको फंड की ज़रूरत है, ठीक है। वो फंड की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, हर एक जगह ट्राई करता है कि कहीं से उसको क्रेडिट मिल जाए, कहीं से उसको फंड मिल जाए जिससे वो आगे अपना ट्रांजैक्शन कर सके। बट उसको कहीं भी नहीं फंड मिलता है, देन वो किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। इसीलिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल सेंट्रल बैंक का ये भी होता है कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, एज दी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट वो जगह है जहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, फंड प्रोवाइड ही करता है। अगर सारे हाथ पैर मार ले रहा है, सारा सब कुछ कर ले रहा है कमर्शियल बैंक कि कहीं से उसको फंड मिल जाए जैसे वो आगे ट्रांजैक्शन कर सके, बट ऐसा नहीं हो रहा है, देन वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, ठीक है। सो एज अ सुपरवाइज़र कैसे रोल प्ले करता है, सो ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में देखा, एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इट मेक्स सम शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू देम, ठीक है। एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल कराता है। इट गिव्स फाइनेंशियल एकोमोडेशन, वो फाइनेंशियल एक लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट दी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। किसी भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट क्या करता है, उस कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक फंड प्रोवाइड कर देता है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब हो गया कि जब फंड की कहीं से भी कमर्शियल बैंक को नहीं मिलेगा तो किसके पास जाएगा, वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। नेक्स्ट वन इज एज अ सुपरवाइज़र, ठीक है। सो एज अ सुपरवाइज़र वो कैसे रोल प्ले करता है, सो द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेज, रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको क्या करेगा, सुपरवाइज़ करता है, उनको देखता है कि वो सारे जो भी उनके फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रेगुलेट करता है, उनके काम को देखता है, रेगुलेट करता है, बताता है, एंड कंट्रोल दी
कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक को कंट्रोल भी करता है, ऐसा नहीं कि कमर्शियल बैंक जितना मन करे वो कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सके, लोन दे दे, डिपॉजिट ले सके, हर एक चीज़ से रिलेटेड उसको कंट्रोल भी करता है। The regulation may be related to the licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, amalgamation and the liquidation। ठीक है, अब क्या है, जो भी किस से रिलेटेड वो रेगुलेट करता है कि किस भी कमर्शियल बैंक को कितना, उसको कब लाइसेंस चाहिए। देखिए हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसको कितने टाइम पीरियड तक काम करना है, या उसको अभी उसके ब्रांच को, मतलब और सारे ब्रांच को ओपन करना है। असेट्स को भी जो भी लिक्विडिटी मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ये सारे काम भी वो क्या करता है, कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक। और ये क्या करता है सेंट्रल बैंक की इंस्पेक्शन भी करता है। जैसे आपको भी आपके स्कूल में क्या होता है, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, देखते हैं कि प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं, वैसे ही सेंट्रल बैंक भी क्या करता है, सारे कमर्शियल बैंक को ऑडिटिंग जिसको बोलते हैं, ऑडिटिंग इंस्पेक्शन करता है कि दैट दे आर डूइंग वेल इन और नॉट, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ अपने अकाउंट में मैनिपुलेट कर रहे हो, प्रॉपरली काम ना कर रहे हो। तो इसलिए सारे अकाउंट को चेक करना सब कुछ कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक और सुपरवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, दैट इज़ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। कि क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सो कंट्रोलर ऑफ, मैंने दो कंसेप्ट बताया था, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्रेडिट को कितने मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो रहे हैं, तो हम लोग उसमें ये क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, ये करता है कमर्शियल बैंक। और इकॉनमी में कितना मनी सप्लाई हो, कितना इकॉनमी में पैसा जाए, इसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। अगर इकॉनमी में हम लोग अगर कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जानते हैं इससे क्या हो जाएगा, इससे जो लोग बोलते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसीलिए इस केस में भी क्या होता है कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मनी क्या हो रहा है, इकॉनमी में फ्लो होता जा रहा है। तो ये क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है, इट इज़ डन बाय दी दैट इज़ सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक refers to the policy of the central bank related to the control of money supply and the availability of credit in the system। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की क्या रेफर करती है, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। वो किससे रिलेटेड है कि मनी सप्लाई इकॉनमी में क्या रहे, कंट्रोल रहे, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इन द सिस्टम। और ऐसा भी नहीं कि इतना कंट्रोल कर ले कि इकॉनमी में पैसा ही नहीं है, मतलब क्रेडिट की फैसिलिटी भी रहे और हम लोग मनी को कंट्रोल भी किए रहें, दोनों ही एस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो द मेजर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए इसका टू मेजर मेन मेजर है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर एंड दी क्वालिटेटिव मेजर। मैंने थोड़ा सा बताया भी था, क्वांटिटेटिव मेजर और दी क्वालिटेटिव मेजर्स। सो क्वांटिटेटिव मेजर क्या होता है, these measure influence the total amount of money supply in the circulation। ठीक है, ये क्या मेजर करता है कि ये क्वांटिटेटिव से समझ जाइए, क्वांटिटी से रिलेटेड है कि कितना अमाउंट में मनी क्या है इकॉनमी में सर्कुलेशन में हो रहा है। ठीक है, तो दीज मेजर दी इन्फ्लुएंस दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द सर्कुलेशन, कितना मनी सप्लाई सर्कुलेशन में है। सो दीज आर, तो सबसे पहला इसमें है बैंक रेट। सो बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिस्काउंट रेट। ठीक है, बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। सो इट इज़ द मिनिमम रेट एट विच
द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। देखिए ये क्या होता है, एक रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देती है, मतलब लोन देती है टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। उनके लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जिस फंड से, जिस रेट से, मतलब अगर वो लोन दे रही है 5 लाख का या 10 लाख का, तो जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो इट इज़ द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स द क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देती है जिस रेट से, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 कंसेप्ट हो जाता है। 2 कंसेप्ट होने का मतलब है दैट इज़ कि 2 कंसेप्ट हैं, आपको पता है, दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। चलिए, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जब भी इकॉनमी में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी बोल रहे थे ना, पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सारी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर बोलते हैं कि सब बोलते हैं महंगाई आ गई। दैट इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। कि जब भी जनरल प्राइस जो लेवल है, प्राइस लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब जैसे आपको बताया था कि इन्हीं दोनों केस में सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकॉनमी में। तो इसमें क्या है कि जब इन्फ्लेशन है, जब ऑलरेडी प्राइस क्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, तो इस केस में सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, वो क्या करेगी, बैंक के जो रेट है, जिस रेट से लोन दे रही है, उस रेट को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। देखिए, इन्फ्लेशन के केस में ये जो रेट है, जिस रेट से बैंक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, उस रेट को क्या कर देगी, वो इंक्रीज़ कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5% था पहले, अब उसी रेट को वो 10% कर देगी। जब 10% कर देगी, 5% पे हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे थे सेंट्रल बैंक को, तो सारे कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। अब अगर वही 10% हो जाएगा, तो 10% होने का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट भी तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि पहले अगर हम लोग 5% के हिसाब से रेट इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट मतलब लोन लेना सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को कॉस्टलियर पड़ जाएगा। वो सोचेगी कि अरे नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अब हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अब उस केस में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक क्या करेगी, लोन कम लेगी, और जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन कम लेगी, तब उसके बाद जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक दैट एज वी आर, वो भी क्या होंगे, डिस्करेज होंगे। क्यों, क्योंकि अगर 10% के हिसाब से अगर 10% के हिसाब से अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन दे रही है, तो कहीं ना कहीं इस रेट को 10 से 12% कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से भी करेगी, क्योंकि 2% वही जो उसका मार्जिन है, वही कमर्शियल बैंक का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो अब जब 12% के हिसाब से देगी, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे उसको सिंपली क्रेडिट क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। अब पहले हम लोग को अगर 7% के हिसाब से मिल रहा था, अब हम लोग को 12% के हिसाब से मिलेगा, तो हम जो जनरल पब्लिक है वो भी डिस्करेज होंगी, अरे नहीं इतना महंगा लोन हो गया, अब कौन लेगा। तो ये क्या हो जाता है, इससे पीपल डिस्करेज होंगे। तो बैंक रेट मतलब जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करती है, लोन देती है, उस रेट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। इन्फ्लेशन के केस में ऑलरेडी इकॉनमी में क्या है, ऑलरेडी ठीक है, उस केस में क्रेडिट क्या आ जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। सो बैंक रेट इज इंक्रीज्ड
बैंक रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, विच फर्दर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट मेक्स द क्रेडिट कॉस्टलियर, इससे क्रेडिट लेना, लोन लेना क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा, एंड डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस, क्योंकि जब कोई चीज़ कॉस्टलियर हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड लेस मनी गोज़ टू दी इकॉनमी, इकॉनमी में लेस मनी जाएगा, एंड परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर है, जो लोग उसको परचेज कर रहे थे उनकी पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, डिमांड क्या है लोगों की, जब सब चीज़ कॉस्टलियर हो जाएगी तो हमारी डिमांड भी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अनियन का क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड तो कम कर देंगे ना, क्योंकि इतना तो सब नहीं उसको डिमांड कर सकते हैं, तो उसी केस में उसकी एग्रीगेट डिमांड, टोटल जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड एक्सेस डिमांड इज़ करेक्टेड, जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। फिर सेम यही कह रहा है कि डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन के केस में, मतलब जब जनरल प्राइस क्या है वो एकदम कम हो गई है, ठीक है, तो जब जनरल प्राइस एकदम कम हो गई है, सो बैंक रेट इज़ रेड्यूस्ड, बैंक रेट क्या हो गया, एकदम रेड्यूस हो गया है, और उसी के साथ ही साथ बैंक रेट को क्या कर दिया जाएगा, जैसे पहले वो 5% था, अब उसको कम करके 3% कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब उस बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, अब अगर हम लोग 7% लेके चल रहे हैं कि पहले 7% था, अब उसको 5% कर दिया गया है, ठीक है, कम कर दिया गया है, अब इससे कमर्शियल बैंक भी क्या होगी, इनकरेज होगी कि नहीं अब तो ज़्यादा लोन लेना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट हमको कम पे करना पड़ेगा। फिर अब जब कमर्शियल बैंक ज़्यादा लेगी तो जनरल पब्लिक को भी जो रेट क्या है वो ऑलमोस्ट 6% में मिलेगा, तो वो भी क्या सोचेंगे, पहले 12% पे दे रहे थे अब तो 6% पे ही लेना पड़ रहा है, मतलब उनके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबल कंडीशन हो जाएगी, तो वो भी क्या करेंगे, लोन को ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इतना ये जो कंसेप्ट है ये और आगे जो चैप्टर है उसमें भी आएगा, सो डोंट बी सो वरीड कि ये नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सिंपल यही है, बैंक रेट क्या होता है, ये रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करती है, लोन देती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी भी जनरल पब्लिक से तो डील करती नहीं है, वो किससे डील करती है, कमर्शियल बैंक से डील करती है, तो वो क्या करती, कमर्शियल बैंक को जब भी लोन की ज़रूरत होती है वो किसके पास जाती है, वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, और सेंट्रल बैंक उसको लोन प्रोवाइड करती है। अब इकॉनमी में क्या है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में ये जो रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है, जब रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्रेडिट लेना, लोन लेना क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो लोग उससे डिस्करेज होंगे। बट डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा कि जब लोगों की डिमांड कम हो गई है, प्राइस लेवल कम हो गया है, तो अब हमको उसको इकॉनमी में इंक्रीज़ करना है, उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में इस रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, अब फिर इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, पीपल विल इनकरेज टू टेक अ लोन फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक से लोग लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और फिर इससे क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो आपका रेपो रेट है, कि रेपो रेट क्या होता है। सो रेपो रेट की जब हम लोग बात करते हैं, when the commercial bank are need of funds for the short period, ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक को फंड की ज़रूरत होती है, किसके लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, सो दे कैन बोरो फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक, वो कहाँ से बोरो करते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लेते हैं, अगेंस्ट दी अप्रूव्ड सिक्योरिटी, अप्रूव्ड सिक्योरिटी मतलब कि वो वहाँ पे कोई ना कोई सिक्योरिटीज़ देते हैं, सिक्योरिटी मतलब कि अपने बॉन्ड्स को रखना, शेयर्स को रखना, ट्रेजरी बिल को रखना, उसके अगेंस्ट क्या है, उन लोग को लोन दिया
जाता है। किसको? कमर्शियल बैंक को। सो व्हेन द कमर्शियल बैंक आर इन नीड ऑफ फंड्स, जब भी कमर्शियल बैंक को फंड की ज़रूरत होती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए, दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। वो कहाँ से बोरो करते हैं? सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी। किसी भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो लोन लेते हैं। ठीक है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच लेंडिंग। अब इस रेट पे जब भी वो लोन लेते हैं, फंड लेते हैं, तो जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, देखिए कोई भी कमर्शियल बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, तो उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर हम लोग अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा? बैंक देगी। बट अगर हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं, तो इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, कौन करता है? चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक से कोई पैसा ले रहा है तो वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी ना। तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर फंड लिया जाता है और इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है। अब सेम इसके साथ भी वही होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन पे। ठीक है। सो इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की केस में वही सेम चीज़ है कि अभी लोग क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा लोन ले रहे थे। तो इन्फ्लेशन की केस में इस रेट को क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ये रेट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो क्रेडिट लेना कमर्शियल बैंक को क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर हो जाएगा। जब कमर्शियल बैंक को कॉस्टलियर हो जाएगा तो जनरल पब्लिक भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसके लिए भी कॉस्टलियर हो जाएगा, और फिर लोग उससे डिस्करेज होंगे और बोरो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन के केस में रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। रेपो रेट को रिड्यूस कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। फिर डिमांड क्या हो जाएगी? क्रेडिट की बढ़ जाएगी और मोर मनी फ्लोज फ्रॉम टू दी सिस्टम। मोर मनी क्या होगा? फ्लोज होगा सिस्टम में। परचेजिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड एडी राइजेज एंड डेफिशिएंट डिमांड इज करेक्टेड। एडी क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड राइज हो जाएगी और जो ये सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का जस्ट रिवर्स होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें क्या होता है? जैसे उसमें क्या है? सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। किसको? कमर्शियल बैंक को। बट रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब भी फंड की ज़रूरत होती है, जब कमर्शियल बैंक के पास क्या है? एक्स्ट्रा फंड है, मतलब सरप्लस फंड है, तो वो क्या करती है? उस रिज़र्व को वो अपने पास एक्स्ट्रा जो सरप्लस है, मनी है, वो क्या करती है? उसको जाके सेंट्रल बैंक को पास दे देती है। सो व्हेन द कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड, जब भी कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? सरप्लस फंड्स होता है, दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक। और वो क्या करता है? वो सेम जो अमाउंट को क्या कर देता है? अपने पास रखेगा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर देता है? जाके सेंट्रल बैंक को दे देता है। तो सेंट्रल बैंक को क्या है कि उसके पास रखेगा तो उसको क्या मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक। अब इस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करेगा कौन? सेंट्रल बैंक। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। सिंपली इसका मीनिंग यही हो गया कि व्हेन दी कमर्शियल बैंक हैव दी सरप्लस फंड, जब भी कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? सरप्लस फंड्स होता है, दे कैन डिपॉजिट द सेम, उस मनी को वो क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं सेंट्रल बैंक के पास और इंटरेस्ट को अर्न करते हैं। ठीक है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट, उस डिपॉजिट पे उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। सो अब इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के केस में क्या होता है? इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन के केस में भी क्या कर दिया जाएगा? इन्फ्लेशन के केस में व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, इट इनकरेज द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस विद द सेंट्रल बैंक। जब ये रेट बढ़ जाएगा, सो ये इनकरेज करेगा कमर्शियल बैंक को कि अपने जो भी वो उनके सरप्लस फंड हैं वो क्या करे? अपने सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक के पास रखें
एंड दिस हैज़ अ निगेटिव इफेक्ट ऑन द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। इससे क्या होगा, लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक का होगा एंड डिमांड फॉर द क्रेडिट रिड्यूसेस। जो डिमांड है क्रेडिट की वो रिड्यूस होगी, लेस मनी गोज टू द इकॉनमी, इकॉनमी में लेस मनी क्या होगा, गोज होगा एंड एडी फॉल, एडी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा और जो भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिफ्लेशन। सो व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस, जैसे रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, ये डिस्करेज करेगा कमर्शियल बैंक को टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक, कि वो अपने डिस्करेज करेगा कि वो अपने फंड को उनके पास रखेगा नहीं। सो देयरफॉर लोअरिंग रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा लेंडिंग कैपेबिलिटी पे, प्रोवाइड करने के फंड पे कमर्शियल बैंक को, जो क्या करेगा, डिमांड जो बोरोइंग्स की है उसको इंक्रीज करेगा, विच रेजेस द डिमांड फॉर द बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड मोर मनी फ्लोज टू द सिस्टम, ज़्यादा मनी फ्लो होगा सिस्टम में, परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगा एंड एडी राइज एंड डेफिशिएंट डिमांड इज करेक्टेड। उससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड इज करेक्टेड।